अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 25 कैप 5 का स्टार्ट हो गया है 20% अटेंडेंस के साथ तकरीबन। मतलब कॉलेज आ जाएं, रिज़ल्ट का टाइम अच्छा गुजर जाए, लेकिन नहीं, घर बैठ गए। इसी खुशी में घर बैठ गए, रिज़ल्ट आ रहा है। बच्चों जी 7 मैंने नहीं कराना, अब ओके कर दूं? इसका सलूशन आई कैप की किताब से देख लेना था आपने। पोलर कंपनी मैंने खुद करवा दिया था, ओके हो गया। कल हमने डेनमार्क आइसक्रीम किया था, इसमें कोई मसला? इसका पार्ट बी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हाईटेक अच्छा सवाल है, ये करना है। फिनटेक HG देखते हैं, फिर इसमें से टेस्ट भी डिस्कस करना है। हाईटेक सवाल है, लेकिन उससे पहले भी एक जगह पे आया था, मेथड्स यानी कि स्टेप्स कौन से हम ले सकते हैं टू क्लोज द कॉस्ट गैप, यानी कॉस्ट गैप को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ कर लें। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप खैर होगी, और कुछ भी हो जाए खैर ही होगी, उसी में ही खैर होगी, लेकिन अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बट ज़िंदगी का एंड नहीं होता, आप बिल्कुल दलेर हों, बड़े हो जाएं। ये CA में आके हर कोई फेल होके देखता है, मैं भी फेल हुआ था, ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अगली बार फिर डबल पास हुआ था। आप लोगों के लेवल पे जो ये मॉड्यूल बी होता था, उसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और तीसरा पेपर होता था टैक्स का, आई थिंक। तो इकोनॉमिक्स मेरा फेल हो गया, तो मॉड्यूल बी में, मॉड्यूल सी के अंदर 3 पेपर होते थे, और बी का इकोनॉमिक्स और 3 सी के, फिर वो अगली बार अल्लाह ने चारों पास कर दिए। तो ऐसे चलता रहता था। ये भी नहीं कोई एक दफ़ा हुआ, ये 2-3 बार 4 बार ये मौके आ चुके हैं पूरे CA के अंदर, लेकिन आप तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मेरा अंदाज़ा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा CMA का रिज़ल्ट वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का कुछ गड़बड़ आएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मुकाबले में देखा जाए तो टफ था, लेकिन FAR का जो 30% से नीचे होता था रिज़ल्ट, मेरे ख्याल में इस दफ़ा 30% से ऊपर चला जाएगा। मैंने नहीं, पिछली बार कब ये कहा था? तुम पास हो गए थे पिछली बार? अच्छा, रिकॉर्डिंग है? नहीं, बहरहाल मेरा अंदाज़ा यही है कि FAR का रिज़ल्ट बेहतर होगा, CMA का थोड़ा सा, लेकिन निस्बतन जैसे होता है FAR से तो शायद फिर भी अच्छा ही हो। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ क्लोजिंग टारगेट कॉस्ट गैप। भाई देखो, टारगेट कॉस्ट का गैप आ गया, अब ज़रा गौर करें ना। टारगेट प्रॉफिट माइनस करके हमारी टारगेट कॉस्ट आ गई थी, ठीक है, ये हमारी टारगेट कॉस्ट है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, मतलब हम कितने रुपए में अब ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ली, तो वो टारगेट कॉस्ट से कुछ ज़्यादा है। मतलब अगर टारगेट कॉस्ट का गैप क्लोज करना है, ख़त्म करना है, कम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट कॉस्ट तो वही रहनी है, आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट किसी न किसी तरह से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या पड़ा होगा? वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं, हर तरह की प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो लिया करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लेना। प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन मतलब कि प्रोडक्ट इस तरह से बना लें, ठीक है, कि जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा लगता नज़र आ रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से करें, उसकी डिज़ाइनिंग में ऐसी, क्योंकि देखिए क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हमने टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच अप्लाई की इसीलिए डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर, कि जो भी चेंजेस हैं उसको डेवलपमेंट स्टेज पे हम कर लें। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किए बगैर
उसके डिज़ाइन में इस तरह से चेंज करना कि कुछ कॉस्ट जो है वो कम लगे, होता है ना जी, इंजीनियर्स का काम है, ठीक है। तो रीडिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और कोई स्टेप आपके जहन में आता हो? देखो जितनी कॉस्ट यहाँ नज़र आ रही हैं, अब तो सीधा सीधा हो गया, उन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी। जैसे मटेरियल खरीदते होते हैं आप प्रोडक्ट के लिए, आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट है, ओके, आज टेस्ट भी है, टारगेट कॉस्टिंग ही है उसके अंदर। बस एक सवाल है, छोटा सा सवाल रखा है, मतलब 8 के नंबर का टेस्ट है। मैंने कहा चलो आज ज़रा रिज़ल्ट का दिन है तो बच्चे ज़रा छोटा सा टेस्ट दे लें। देना ज़रूर टेस्ट। अच्छा, छोटा सा टेस्ट है, 15 मिनट में आराम से कर लोगे। अच्छा जी, अब मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, कोई बता दे? बोलें बोलें, गलत बोल देंगे क्या होगा? बल्क अमाउंट में ख़रीद लें, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट मिल जाए किसी भी तरह से, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। अब डिस्काउंट हमें मिल सकता है खुद कह के भी, यार तेरी मेहरबानी यार भाई, या फिर बल्क में ख़रीदें तब भी डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा वो भी डिस्काउंट ही मिलेगा उस पर भी। वेस्टेजेस होती हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल करें वेस्टेज। जो अनअवॉइडेबल है उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है वेस्टेजेस को। कंट्रोल करें वेस्टेज, कंट्रोल या रिड्यूस कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, और जी अपना स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रहे हैं, अब ये जो नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है इसमें हमने रेडियो बनाना है, जिसकी हम ये टारगेट कॉस्टिंग जिस पे लगा रहे हैं। अब इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, तो ट्रांजिस्टर इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे करें कि इसमें ट्रांजिस्टर भी वही यूज़ हो जाए जो हमारी बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ हो रहा है। तो ऑलरेडी हम एक प्रोडक्ट जो है हमारे पास मौजूद है, बन रही है, हमारी प्रोडक्ट लाइन में है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर लेंगे हम, एक जैसी होंगी, कोई स्पेशल चीज़ ना यूज़ करें। डिज़ाइनिंग फेज पे बैठे हैं ना, इसीलिए तो रीडिज़ाइन करने का मतलब यही होता है, ठीक है। हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स, यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स। या फिर आप लड़ाई में जाएं, मतलब लड़ाई का मतलब आप कहीं मटेरियल ख़रीदने जाएं तो आप टेंडर करें उसको, ठीक है, आप विन करने की कोशिश करें, ठीक है, बेस्ट प्राइस के लिए टेंडर करें। आप 2-3 सप्लायर्स को कहें कि जी आप, मतलब आपको चीज़ चाहिए ना भाई, अगलों ने चीज़ बेचनी है, तो आप टेंडर करवाएं। आप 3-4-5 सप्लायर्स को कहें भाई आप हमें आकर कोट करें प्राइस, ठीक है, मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है। तो टेंडर फॉर बेस्ट प्राइस। खामोशी खामोशी सी है क्लास। टेंडर फॉर बेस्ट प्राइस। और आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, तो मैं बता रहा हूँ कि पहले पहले मोबाइल जब आता था तो उसके डिब्बे के अंदर एक डिब्बा होता था जिसमें चार्जर होता था। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुज़रा तो डिब्बे के अंदर डिब्बा ना रहा बल्कि एक शॉपर में चार्जर आ गया। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो वो शॉपर ना रहा, सिर्फ चार्जर रह गया। फिर कुछ अरसा और गुज़रा तो वो चार्जर ही ना रहा, केबल रह गई। बात समझ आ रही है? तो क्या कर रहे हैं वो, बहरहाल अननेसेसरी मटेरियल जो पैकिंग का है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप पैकिंग मटेरियल जो अननेसेसरी है खामखा में, ठीक है, ये पैकेट के अंदर पैकेट, भाई छोड़ो यार, ठीक है, बस रख दो चार्जर साथ, ठीक है। तो अवॉइड कर सकते हैं हम, कंट्रोल या रिड्यूस कर लें, इधर भी कंट्रोल कर लें अननेसेसरी पैकिंग मटेरियल, कंट्रोल या रिड्यूस कह लें अननेसेसरी। जो नेसेसरी पैकिंग है बस वही करें।
एंड सो ऑन। ये तो अब चलता ही जाए, बहुत सारी जो दिमाग में आती जाए। बहरहाल तीसरा है जी ओवरहेड्स। तीसरी कॉस्ट का कंपोनेंट होता है ना ओवरहेड्स। तो पहली बात प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर लें। दूसरी बात मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तीसरी बात ओवरहेड्स को कंट्रोल करें। ये सबसे आसान तो यही है, बस इसके अंदर तो मैं यही बता सकता हूँ, ओवरहेड्स को कंट्रोल करें। तो ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल द ओवरहेड्स। और उसके अलावा एक कॉस्ट और है, ज़रा ऊपर जगह तंग थी ना, मैंने ऊपर पहले ओवरहेड्स को लिख दिया, हालांकि नंबर तो बनता था लेबर का। मैंने कहा ज़रा लेबर कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर बातें कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। तो लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो इसकी वेस्टेज भी होती है, पता है ना आपको। आइडल टाइम को कंट्रोल करें, ठीक है, कंट्रोल करें आइडल टाइम, रिड्यूस करें आइडल टाइम को। कंट्रोल कह लें, रिड्यूस कह लें आइडल टाइम। अच्छा, उसके बाद देखें जो स्किल्ड लेबर होती है ना, स्किल्ड लेबर वो वेस्टेज वगैरह कम करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी रहती है, एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है। स्किल्ड होते हैं ना तो जल्दी काम कर लेते हैं। आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड 5 लोग लगा के काम करें, घर पे वो काम लगाया हुआ आपने, और एक स्किल्ड आदमी थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन वो अकेला आके वही सारा काम कर देगा, ठीक है। तो एक मतलब हम सिर्फ सजेशंस दे रहे होते हैं ना, तो सजेशन में एक सजेशन ये कि यार आप स्किल्ड लेबर यूज़ कर लें। यूज स्किल्ड लेबर और ट्रेनिंग दें उनको, ट्रेन करें उनको, वेस्टेज कम करें, एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, ट्रेनिंग उनको दें, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर। ट्रेनिंग से भी क्या होगा, अब ट्रेनिंग पे तो कॉस्ट आएगी, लेकिन बेटा ट्रेनिंग से कॉस्ट, ट्रेनिंग पर तो कॉस्ट आएगी लेकिन उस ट्रेनिंग की वजह से फिर बाद में वेस्टेजेस कम, एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर। प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर लें, मशीन इंटेंसिव कर लें, थोड़ी री ऑर्गेनाइजेशन कर लें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की देखते हुए ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। तो चेंज प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड सो ऑन, ये तो चलता जाए, ठीक है। तो ये जनाब कुछ मेथड्स हैं। अब 4 नंबर के लिए थे तो आप एक एक दो दो लाइनें इन तीनों के लिए लिख, चारों के लिए लिख दें। एक आपने लिख दिया रीडिज़ाइन कर दें प्रोडक्ट, मटेरियल के लिए एक आधा लिख दिया, लेबर के लिए एक आधा लिख दिया, ओवरहेड्स को भी साथ ऐसे ही लिख दिया, इट वुड बी इनफ। तो मैंने काफ़ी लिख दी, इतने तो नहीं लिखने, ठीक है। सुस्त सी लग रही क्लास, सवाल की तरफ जाते हैं। सुस्ती पर सुस्ती छाई हुई है, रिजल्ट की सुस्ती है। अब ये देखें जी, जल्दी करें, पिक्चर वाले जल्दी कर लें। हर वक्त माशाल्लाह ये मुस्कुराता रहता है। अज़हक अल्लाह हुस्नक, मसनून दुआ है ना, किसी मुसलमान को हंसता हो देखो, उसको ये दुआ दो, अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता रखे। आज तो ख़ास तौर पे अल्लाह तुम्हें अज़हक अल्लाह हुस्नक, सारे हंसें ज़रा, सारे मुस्कुराएं, अज़हक अल्लाह हुस्नक, ताकि सबको ये दुआ मैं दे दूँ। अच्छा जी, ये थेरी आपने पढ़ लेनी है। टारगेट कॉस्ट क्या होती है, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, टारगेट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट गैप क्या है, फिर स्टेप्स जो आपको बताए थे वही स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर एडवांटेजेस हैं, ठीक है, लाजमी है। क्लोजिंग द टारगेट कॉस्ट गैप, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ लेंगे, थोड़ा और बेहतरी महसूस करेंगे आप। और एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ना है आपने।
ठीक है, चलें जी। अब हाईटेक वाला सवाल होमवर्क में दिया था आपको और फिनटेक भी दिया था। इनमें से सोल्यूशन किसका है? फिनटेक का है, 11वें का सोल्यूशन है। चलो फिर 10वां तो करना ही पड़ेगा, है जी। चलो पढ़ें जी। रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट that HL should obtain in order to achieve the target gross profit। तो ज़रा रिक्वायरमेंट अजीब तरीके से उसने दे दी, लेकिन बात वहीं जाना वहीं पे ही है। असल में ये जो मैंने अभी टारगेट कॉस्ट गैप क्लोज करने की बात की है, ये वहाँ पर ले गया। तो पहले टारगेट कॉस्ट निकलेगी, टारगेट कॉस्ट फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकलेगी, फिर टारगेट कॉस्ट का गैप निकालेंगे, तो फिर पता लगेगा कितना गैप है। तो बेसिकली सवाल के अंदर आपने सवाल पढ़ा होगा शायद, इसमें फिर कुछ इस तरह की बात होगी कि सप्लायर से डिस्काउंट मिलने का चांस होगा, ठीक है। तो फिर टारगेट कॉस्ट का गैप आइडेंटिफाई करके जाकर उसका तरला मारेंगे कि भाईजान मेहरबानी करो इतना को डिस्काउंट दे दो, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनानी है, देखो हमने प्रोडक्ट बनानी है, अब आपसे लेंगे, मटेरियल आपसे ही आया करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें ताकि हमारे लिए ये ज़रा वारे में आ जाए प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। महंगी कर नहीं सकते आप, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का गैप कम करने के लिए तो आपके पास शायद चांस है सप्लायर से डिस्काउंट ले सकते हैं, तो उसने वो अमाउंट, तो वही बात ही है, जो कॉस्ट गैप निकलेगा वही डिस्काउंट आप मांगेंगे जाके, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल अच्छा था। अ हाईटेक लिमिटेड assembles and sells various components of heavy construction equipment. HL is working on a proposal of assembling a new component EXV99. Based on study, the product and market survey, the following information has been worked out. Projected lifetime sale, पूरी ज़िंदगी के अंदर इस कंपोनेंट की कितनी सेल रहेगी, एक प्रोजेक्शन होती है ना कि टोटल जी पूरी ज़िंदगी में हमने जो डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपोनेंट ऐसा बनाने जा रहे हैं जो फ्यूल वाली कार्स के अंदर यूज़ हो रहा है। अब आपको नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप कहते हैं मिसाल के तौर पे अगले 2-4-5 साल में इन्होंने रिप्लेस, 2-4-5 साल में जो इतनी जो है यूनिट्स, तो लाइफ टाइम, इस प्रोडक्ट की लाइफ टाइम टोटल प्रोडक्शन कितनी होनी है, तो टोटल सेल कितनी होनी है, 5 लाख यूनिट्स। फिर सेलिंग प्राइस 11,000 है और टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर चुप है तो मैंने कहा था किस पे इसको ले लिया करो, ऑन सेल, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट, information about cost of production of the new component is as follows. 1 unit of EXV99 would require एक पार्ट डबल एक्स, एक डबल वाई, एक डबल जी, ठीक है। इनका एक यूनिट 1.5 kg 1 यूनिट चाहिए, आगे प्राइस भी गिवन है। अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट, सारे पार्ट्स इम्पोर्ट ही होने, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99। लॉट में आएंगे, लॉट में, ठीक है, यानी कि इकट्ठे मंगवाए जाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं तो लॉट की शक्ल में आते हैं, एक पूरा शिपमेंट आता है, ठीक है। अब अगर 1000 यूनिट्स बनाने का मटेरियल इकट्ठा आता है तो इसका मतलब ये देखो कितना, 1000 यूनिट्स, ऐसे ही है। 1.5 kg इसके आएंगे तो 1000 यूनिट्स के लिए, तो इसका मतलब इसके 1500 kgs आएंगे और इसका भी 1000 यूनिट्स आएंगे। ये बात समझ आई थी कि नहीं समझ आई थी? अभी समझ आई है? सादा सी बात है, अंग्रेज़ी में मार खा जाते हो आप लोग। अब क्या करूं मैं, अंग्रेज़ी तो फिर मैं पढ़ा नहीं रहा, फिर पढ़ो एक दफ़ा। अबव पार्ट्स वुड बी इम्पोर्टेड इन अ लॉट, इकट्ठे आएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXV99, यानी 1000 यूनिट्स बनाने का मटेरियल इकट्ठा मंगवाते हैं। एक शिपमेंट होती होगी ना, एक कंटेनर होता होगा, एक मतलब ट्राला आता होगा, एक ट्रक आता होगा, कोई एक मतलब है कि शिपमेंट इकट्ठी आती है, एक लॉट इकट्ठी आती है, ठीक है, 1000 यूनिट्स के लिए। तो बेसिकली आपको डबल एक्स 1000, डबल वाई 1500 और डबल जी 1000 ये मंगवाने पड़ेंगे इकट्ठे। कस्टम ड्यूटी एंड अदर इम्पोर्ट चार्जेस वुड बी 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओहो, अब कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट चार्जेस जो है ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना जी, बोलो, ये भी तो कॉस्ट में, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल होता है। इसका मतलब 2350 रुपये की कॉस्ट जो है
इसमें 15% ऐड करना है, क्योंकि ये 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो कस्टम ड्यूटी वगैरह है। तो इसका मतलब 2350 का नहीं मिलना हमें, हमें ये मिलना है 1.15 इज इक्वल टू 2702। फिर जी 1400 को मल्टीप्लाई करो, 1610 का 1 यूनिट 1 किलो आएगा और 1380। ठीक हो गया जी, मजे का सवाल लग रहा है। अच्छा, HL इज निगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट। उन्होंने कहा यार देखो हम आपसे ही माल मंगवाते हैं, ठीक है, और ऐसे 5 लाख यूनिट्स हमने आगे इस प्रोडक्ट की लाइफ में टोटल बनाने हैं, तो आप मेहरबानी करो हमें कुछ डिस्काउंट दो। तो ये असल में निगोशिएशंस चल रही थी। अब टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए बताओ कितना डिस्काउंट जो है वो HL को लेना चाहिए। तो वही टारगेट कॉस्ट गैप जो निकलेगा हम उसी के बारे में कहेंगे जी इतना डिस्काउंट ले ले तो ये टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि टारगेट कॉस्ट का गैप खत्म हो जाएगा। है जी, आधी से कम क्लास को सवाल समझा रहा हूं मैं, सवाल यही करना था बहरहाल। ऑन एवरेज, चलें जी, तो ये पॉइंट 1 तो गया हो, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसके अंदर यही थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है 2702, अब मुझे वहाँ पे शो वर्किंग में करना है, तो मैं इस तरह से करूँगा, पर यूनिट ही निकाल लेंगे, पर यूनिट भी चल सकता है, ठीक है, पर यूनिट ही चला लेंगे। तो 2350 इंटू 1.15 ब्रैकेट में कर देंगे इंटू 1000। ऐसे ही 1500 केजीज भी निकाल कर दिखाने होंगे, ठीक है। अब पता नहीं इसमें कोई लॉस लूस ना आ जाए, अभी तक तो नहीं आया है ना। अगले पॉइंट में आ गया है, हद होगी यार, लॉस भी है। जबरदस्त सवाल यार, starting to like this question. On average, assembling of one unit would require 1.8 skilled labor hours at 200 per hour. One unit would require, यानी ये क्या है, output time. The production would be carried out in a single shift of 8 hours. At the start of each shift, setup of machine would require, अब ये क्या है, ये आइडल टाइम है। देखो ना, वो कह रहा है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो 8 घंटे की एक शिफ्ट है, ठीक है। तो हर शिफ्ट के अंदर, दिन में तो 3 शिफ्टें होती हैं, लेकिन फिलहाल शिफ्ट के हिसाब से कह रहा है कि एक प्रोडक्शन जो है वो शिफ्टों के अंदर कैरिड आउट, प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन सिंगल शिफ्ट। अच्छा, एक ही शिफ्ट होती है ऑफ 8 घंटे, लेकिन हर शिफ्ट के स्टार्ट में आधा घंटा मशीन की सफाई में, ठीक है जी, उसको सेटअप करने में, गर्म होने में मशीन को टाइम लगता है कितना, आधा घंटा। यानी आधा घंटा काम नहीं होगा, ये आइडल टाइम है ना। फिर पढ़ लो ना, एट स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट सेटअप ऑफ मशीन वुड रिक्वायर 30। सेटअप करते करते मशीन पे कितना टाइम लग जाता है। अब ये क्या है, ये आइडल टाइम है। यानी मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, वैसे तो एक शिफ्ट तो नहीं काम करना हमने, लेकिन अगर एक शिफ्ट की बात करूं तो लेबर को कितना पे करेंगे, एक शिफ्ट का कितने घंटे का पे करेंगे, उनको तो 8 घंटे के पे करेंगे। वो आ गए हैं, उन्होंने तो मशीन सेटअप की, उन्होंने तो सफाई की, उन्होंने तो मशीन को जो है वो साफ सुथरा करके उसको जो है वो गर्म शर्म कर रहे हैं, उसको सेटअप कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरे 8 घंटे के पैसे लेने। अनअवॉइडेबल है, मशीन पे आधा घंटा लगता ही है सेटअप करते हुए। लेकिन जब ओवरहेड्स की बारी आएगी तो ओवरहेड्स के लिए हमें याद है, हम मशीन ने चलना तो 7.5 घंटे ही है ना। ओवरहेड के चैप्टर में शुरू में सवाल 2 किए थे हमने, सिंगल OAR वाले, जिया और वीनस वाला, याद होगा। उसके अंदर हमने कहा था मशीन रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, मशीन सेटअप जब हो रही होती है उस वक्त मशीन अज्यूम करते हैं हम चल नहीं रही, लेकिन लेबर को तो हमने कितना पे करना है, 8 घंटे, पर काम कितने घंटे होगा इफेक्टिवली, 7.5 घंटे। पर यह मसला एक शिफ्ट है, क्या हमने एक शिफ्ट ही काम करना है पूरे साल में या पूरे महीने में, जो पीरियड गिवन है, नहीं ना। तो असल मसला क्या था, आइडल टाइम तो है, लेकिन आइडल टाइम की परसेंटेज, लॉस परसेंटेज सवाल में मिसिंग थी, ये हमने निकालनी थी। इस सवाल में ये मसला था, इसलिए ये सवाल करा रहा हूं, लॉस परसेंटेज इज मिसिंग। ये बात समझ आई है, नहीं तो आ जाएगी इंशाल्लाह।
अभी निकाल लेते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सवाल बाद में शुरू करेंगे, पहले यही काम कर लेते हैं ताकि सवाल ब्रेक बगैर चले। 12 सवाल एक बार पढ़ तो लें क्या कुछ होना है। अच्छा, अब देखो ना जालिम ने क्या किया है, अगली लाइन के अंदर मटेरियल का लॉस इधर दे रहा है। अल्लाह के बंदे तो ऊपर मटेरियल के साथ ही दे दे, ये मटेरियल का लॉस है जी। क्या कह रहा है, 6% ऑफ इनपुट ऑफ डबल वाई एंड डबल जी वुड बी लॉस ड्यूरिंग असेंबली। तो ये असल में इनके साथ है, ये वाली लाइन असल में इनके साथ है, बाकी की सारी लाइन जो है वो लेबर से जुड़ी हुई है, ऑन एवरेज ये वाली सारी, ठीक है। पर इसमें भी मसला क्या है, 200 रुपये पर आवर पे करते हैं, अच्छी बात है। एक यूनिट पर 1.8 लेबर आवर लगता है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या 1.8 लेबर आवर ही इनपुट होता है? 1.8 तो आउटपुट है। एक यूनिट पर इतना टाइम लगता है, लेकिन कुछ टाइम तो ज़ाया भी होता है। अब मुसीबत यह है, एक शिफ्ट का उसने टाइम दिया है, एक शिफ्ट का टाइम दिया है कि 8 घंटे में आधा घंटा ज़ाया होता है। तो हमने कितने यूनिट्स बनाए और हमने टोटल कितने लेबर आवर्स वर्क किया, उसमें से कितने, ये तो निकालना पड़ेगा ना, कितने ज़ाया हुए। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि परसेंटेज हमारे पास आ जाए कि जी एक यूनिट बनता है तो लेबर का लेट से 10 मिनट ज़ाया होता है, मिसाल के तौर पर एक यूनिट पर 10 मिनट ज़ाया होता है, हम निकालते थे ना, ठीक है, कि जी 10 आउटपुट यूनिट के ऊपर लेट से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 30/60 किया तो आ गया आधा घंटा 0.5। फिर उन्होंने कहा नहीं, इनपुट का 10% वेस्ट हो जाता है, तो वो 5 हो गया, तो 0.5 या 0.6 हो गया, यानी 30 की बजाय लेट से 35 मिनट हो गए। तो हर यूनिट पर 5 मिनट क्या हो गए, ज़ाया। अब परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आप पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक शिफ्ट में कितने यूनिट्स बनते हैं ये नहीं बताया, मशीन की कितनी कैपेसिटी है ये नहीं बताया, बस ये कह रहा है शिफ्ट 8 घंटे की है, उसमें आधा घंटा ज़ाया होता है, 7 घंटे काम होता है, ठीक है। तो यहां से हम 8 घंटे की परसेंटेज निकाल सकते हैं, फिर परसेंटेज निकल आएगी तो वही पर यूनिट। परसेंटेज तो चाहे 1 यूनिट पे हो, चाहे 1 लाख यूनिट पे हो, चाहे 1 करोड़ यूनिट के ऊपर हो, परसेंटेज तो वही चल जाती है। तो परसेंटेज मिसिंग थी सवाल में, ये जो है ना मसला था ये वाला, ये मैं डिफरेंट ही कलर कर रहा हूँ, ये ठीक हो गया। चलो निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। HL works at a normal annual capacity of 4 million skilled hours. Actual production overheads and skilled labor hours for the last 2 quarters. अब क्वार्टरली डेटा गिवन है, उसी तरह से आवर्स गिवन है, एक्टिविटी लेवल है और कॉस्ट है, और फिर हाई लो लगाना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो निकलेगी, पर असेंबली आर यानी पर आर निकलेगी वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ से फिक्स कॉस्ट भी अलग करेंगे, ठीक है। और फिर फिक्स कॉस्ट के लिए आपको पता है ये वाला यूज़ करके आप OAR निकालेंगे, और आपको अगली कहानी का पता है। सारा सवाल होएबल है, होएबल, सारा सवाल होएबल है। बस एक मसला था लॉस परसेंटेज वाला, तो पर्चे में ऐसी चीज़ आ जाए तो कोई नहीं, बंदा खुद से अज्यूम कर लेता है, कोई खैर है परसेंटेज के नंबर एक नंबर कट जाएगा, बाकी तो आएंगे, ठीक है। अच्छा, रुकना नहीं होता बस। आ स्पेशल मशीन that would be used exclusively for production of EXP99 would be purchased at a cost of, लो जी, ये तो पूरी की पूरी कॉस्ट ही क्या बन जाएगी, एक्सपेंस है ना, पूरी कॉस्ट एक्सपेंस बनेगी ना, एक्सक्लूसिवली इसी के लिए पूरी कॉस्ट एक्सपेंस आउट करना दे एक ही दफ़ा। क्या 5 लाख के 5 लाख यूनिट्स एक ही दफ़ा बन जाने जो सोचा उन्होंने बनाने फॉर लाइफ टाइम में। तो कभी भी अभी आगे डिसीजन मेकिंग में अब एंटर हो रहे हैं, मंडे से इंशाल्लाह, होपफुली मंडे से हमारी बुनियाद पड़ जाएगी डिसीजन मेकिंग की, अल्लाह आपको खुशियों से लेकर आए। तो ये बहरहाल करके ही जाना था, अभी वो ट्यूसडे को होना था, मंडे की बजाय ट्यूसडे को होना था स्टार्ट डिसीजन मेकिंग, वो छुट्टी आपकी मारी गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मंडे को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम इस बात को देखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एसेट खरीदा तो उसकी पूरी कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दें। यहाँ वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको नॉन करंट एसेट ने कई साल फ़ायदा देना है, तो आप उसकी सारी कॉस्ट आज एक्सपेंस नहीं कर सकते, बल्कि उसकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आउट होती है। तो यहाँ पर भी इस मशीन की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आउट करेंगे, और कहीं लाइफ शाइफ नहीं गिवन, लेकिन मेरे ख्याल में ये लाइफ ही तो है, क्योंकि उसने क्या बोला है, एक स्पेशल मशीन है जो एक्सक्लूसिवली इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने ख़रीदनी है, ये 15 लाख की आएगी, कोई रेजुअल वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये 15 लाख की आएगी। हम चूँकि पर यूनिट बात कर रहे हैं, तो ये डेप्रीसिएशन भी तो पर यूनिट ही निकल आएगी। अगर 15 लाख को मैंने 5 लाख यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट ऐसे निकल नहीं आएगी। अभी सारी कॉस्ट के बारे में मैं क्या कह रहा था,
मटेरियल भी पर यूनिट, लेबर भी पर यूनिट, सब कुछ पर यूनिट, तो फिर डेप्रिसिएशन भी पर यूनिट निकल आएगी। यूनिट्स में लाइफ गिवन है ना, कि पूरी लाइफ टाइम में एक लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम सेल जो है इसकी वो कितनी होनी है, 5 लाख यूनिट्स। और एक मशीन हम लेकर आए हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होगी, मतलब यही 5 लाख यूनिट्स बनाएगी, जब बनाने में हेल्प करेगी। तो इसका मतलब पर यूनिट इसकी क्या कॉस्ट निकलेगी, 15 लाख बटा 5 लाख, 3 रुपए गालिबन पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, तो ये सारा जनाब सवाल का मामला था। लेकिन सवाल को मैं तो कहता हूं शुरू करते हैं बाद में। असल में मैं वहां पे दोबारा कर दूंगा, आउटपुट प्लस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू इनपुट। अच्छा, अब जो मटेरियल XX डबल वाई हैं, YY डबल Z हैं, उनके लिए तो उसने क्लियरली बता दिया इतने % इनपुट का लॉस हो जाता है। तो वो तो हम एक्स कर लेंगे, कितने % लॉस होता है जी, 6%। तो वो जो आपको गिवन है आउटपुट, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे आप 0.94 से। इनमें दोनों में ये हो जाना है। मसला किस में था, लेबर में। ठीक है, तो लेबर का मामला ये है कि वो ये कह रहा है, यूं कह सकता हूं मैं कि 7.5 घंटे प्रोडक्शन होती है, यानी काम होता है, आधा घंटा लॉस होता है, और टोटल 8 घंटे इनपुट उसके पैसे देते हैं। अब आपको क्या सर ये तो एक शिफ्ट का है, पता नहीं कितनी शिफ्टें काम हुआ, वो कितने लाख आवर्स कह रहा है वो काम हुआ। भाई कोई बात नहीं है, आप एक यूनिट से टाइम निकाल के परसेंटेज निकाल के उसको चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह दे एक यूनिट पर 7.5 घंटे काम होता है, आधा घंटा जो है वो सेटअप करते हैं मशीन एक ही यूनिट बनाती है, लेट से एक ही यूनिट बनाती है, और एक यूनिट 8 घंटे के अंदर मशीन आधा घंटा सेटअप होने में लग जाता है, 7.5 घंटे मशीन को जो है वो यूनिट बनाने में लगता है, तो भी परसेंटेज वही निकलनी है। एक शिफ्ट में 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं तो भी परसेंटेज निकाल लोगे तो वही बननी है। लेकिन मसला क्या था, परसेंटेज, लॉस कितना है ये तो उसने बता दिया, कितने % है ये नहीं बताया। समझिए अब इस बात को, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सवाल फिर करते हैं। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर इज मिसिंग। डायरेक्ट हो सकता था, 1 मिनट की बात है, मतलब आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए बात ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ खाम में, मतलब अगर आप इस 0.5 को डिवाइड कर दें 7.5 से तो आपके पास आंसर आएगा जो आप कहोगे ये परसेंटेज ऑफ कितना आता है वैसे, 0.5 डिवाइड बाई 7.5, 15% ऑफ आउटपुट टाइम लॉस हो जाता है। और अगर आप 0.5 को डिवाइड कर दें 8 से कितना आता है, वट एवर जो आ रहा है, हाँ 0.067 6.67%। हाँ, तो आप अगर आप 7.5 से डिवाइड करते हो तो आप क्या कहोगे, 0.5 डिवाइड बाई 7.5 करके अगर आप आंसर निकालो क्या कहोगे कि जी 6.67% ऑफ आउटपुट इज द आइडियल टाइम। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करते, आप कहते नहीं मैं तो इनपुट के साथ जोड़ूंगा, सवाल ने तो नहीं दिया, तो आपकी मर्जी, इधर मर्जी जोड़ दें। ठीक है, तो आप कहते हैं जी मुझे तो आदत पड़ी हुई ज़्यादातर इनपुट वाला आता है, मैं तो इधर से जोड़ूंगा। तो आपने क्या किया, आपने 8 डिवाइडेड बाई 0.5 किया, 6.25% ऑफ इनपुट टाइम क्या हो जाता है, लॉस। इसको जरा समझाता हूं, अब ये कहानी यहां पे खत्म हो जाएगी। यानी आपको सिर्फ इस वर्किंग के अंदर, या वर्किंग में करूंगा वहां पे, इस वर्किंग में सिर्फ आपको लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ वट एवर, आप इनपुट भी कर सकते हैं आउट। मैंने इनपुट अगर जोड़ा तो मैं यूं करूंगा, लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट करूंगा तो मैं कहूंगा कि 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इनपुट के साथ जोड़ दिया ना, इनटू 100। तो ये वो क्वेश्चन में जो कमी थी ये वो आप पूरी करेंगे। बात समझ आई, क्वेश्चन की कमी पूरी हो गई। आंसर क्या आया जी, 6.25 ऑफ इनपुट। ये असल में सवाल में ये दिया होना चाहिए था, शिफ्ट वाली बात की बजाय ये दिया होना चाहिए। ये बात समझ आई। और अगर आप, अच्छा ये इनपुट जो आउटपुट वाली बात थोड़ा परेशान करी, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखें मैंने आपको क्या कहा जी, आउटपुट 7.5 है प्लस लॉस परसेंटेज नहीं है, लॉस भी क्या है, गिवन है, लॉस टाइम गिवन है,
आउटपुट भी टाइम, लॉस भी टाइम, 7.5 आवर्स प्लस 0.5 आवर्स इज इक्वल टू इनपुट टाइम। ये मैंने आपको कहा ना जी, ये असल कहानी ये है। अब आप अगर देखो लॉस आवर्स में तो मौजूद है, एक शिफ्ट के अंदर कितना लॉस होता है, मैंने आपको कहा आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट लें, एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट लें। मैं असल में इधर इसलिए ले आया हूं कि पहले वो परसेंटेज बनाऊंगा, उसके बाद मैं एंड पे लेके जाऊंगा आपको आंसर पे। दोनों तरह से आंसर तो सेम आना है, ठीक है ना। आपने खुद परसेंटेज में सवाल बना के था, आपने खुद, असल में सवाल में एक शिफ्ट का डेटा, एक यूनिट का होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो कहता ना एक यूनिट पर इतने लेबर आर लगते हैं, इतना लेबर टाइम आइडल है, तो बस कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन उसने क्या किया, शिफ्ट के अंदर फंसा दिया हमें और परसेंटेज मिस कर दी कि परसेंटेज हम खुद बना लें। तो खुद बना लेते हैं जी। आप मिसाल के तौर पे कहते हैं क्या पहले करेंगे, आउटपुट, पहले आउटपुट एज अ परसेंटेज ऑफ, तो आपने लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट दिल किया आपका कि आप खुद बना लें एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। तो आपने कहा जी 0.5 डिवाइडेड बाय 7.5 करें इंटू 100, आंसर इज 6.67 आपने बोला था, 6.67 ऑफ % ऑफ आउटपुट, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा दिल तो करेगा इनपुट के साथ जोड़ूं, क्योंकि आउटपुट हालांकि आसान है लेकिन इतना कम आता है कि मुझे तो ज़्यादा प्रैक्टिस ही किसकी हो गई है। होता है ना आप लोगों को हर सवाल इनपुट वाला तो डिवाइड करने की आदत पड़ी है, तो नहीं नहीं मैं तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट लूँगा, कोई मसला नहीं, वो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट ले ले। इसका मतलब वो 0.5 को डिवाइड किससे करेगा, 8 से, और उसका आंसर आपने बताया था 6.25% है, परसेंट 6.67% ऑफ आउटपुट था और ये 6.25% ऑफ इनपुट, ठीक है। ले अच्छा, अब ये तो मिसाल कोई एक चीज सवाल में आपको गिवन हो सकती है, ठीक है, कोई एक चीज आपको गिवन हो सकती थी। अब मैं आपको प्रूव करता हूं कि दोनों में से जो भी बना लें आंसर तो सेम आना है। अब जुमला ऐसे होना चाहिए था सवाल में, असल में जुमला यूं होना चाहिए था 1xv, ये मैं अब सवाल बना रहा हूं, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ, क्या था, EXV99 है, क्या है, 1 यूनिट ऑफ EXV99 requires 1.8 लेबर आवर, 1.8 स्किल्ड लेबर आवर, ऐसे ही है, बोलो। फिर आगे लिखा सवाल में 6.67% ऑफ आउटपुट टाइम इज आइडल। ये जुमला किसी भी तरह से लिखा हो सकता था पर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये सवाल गिवन हो तो अब आपने क्या करना है जी, आपने वही जो सिखाया था, आपने अपनी इक्वेशन बनानी होगी। अब ऊपर वाली कहानी ना आपके सामने नहीं है, एक मिनट ज़रा मैं ये दोबारा लिख लूँ ताकि मैं फिर आपके सामने सवाल रखूँ ना, तो आपने किया पिछला सारा काम। ऐसे ही यहाँ पर लिखा होगा 1 यूनिट ऑफ EXV99 रिक्वायर्स 1.8 लेबर आवर्स और 6.25% ऑफ इनपुट टाइम इज आइडल, ठीक है। इनमें से कोई एक सिचुएशन हो सकती थी ना जी। अब देखो परसेंटेज तो लॉस टाइम तो वही है, 8 घंटों में से आधा घंटा लॉस होता है, वो तो वही है, ठीक है। आपने परसेंटेज बना ली तो अब बस कहानी खत्म। ये सारी कहानी आपके सामने तो कोई नहीं होनी, आपके सामने तो ये इस तरह से सवाल हुआ करता था। ये अब सवाल है, अब आपने क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट, क्या निकालना है। तो आप अपनी तरतीब पे आए, आपने कहा जी आउटपुट प्लस
लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू इनपुट। आउटपुट कितना है जी? आउटपुट 1.8 लेबर आवर्स आउटपुट, यानी कि कंप्लीट यूनिट पर कितने आवर्स लगे होते हैं जी? 1.8। ये और है, और इनमें से कोई एक चीज सवाल में गिवन होती है, ठीक है, लेकिन जवाब दोनों का सेम होगा, क्योंकि लॉस असल तो वही है जिससे परसेंटेज निकाली गई है, ठीक है। तो आउटपुट 1.8 आवर्स, 1.8 लेबर आवर्स एक कंप्लीट यूनिट पर लगने चाहिए, लेकिन देखो भाई, देखो 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 6.67% ऑफ क्या? हाँ, 6.67% ऑफ 1.8, और लिख ले यार 6.67% ऑफ 1.8, क्योंकि उसने इनपुट के साथ जोड़ा हुआ है, इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अब तो इनपुट टाइम कितना बन गया बताओ जी? इनपुट टाइम कितना बन गया जी? 1.92 लेबर आवर्स, यानी 1.92 लेबर आवर्स वो लोग बैठेंगे, लेबर इतनी देर बैठती है, तो फिर कुछ टाइम लॉस होता है और आपका एक EXV99 तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आगे आपका सवाल चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या निकाल रहे होते हैं? लेबर कॉस्ट। ऐसे ही चल होता है ना, टारगेट कॉस्ट निकाली, फिर ऐसे चलते चलते आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही होती है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है, और वहीं पे ये यहाँ पे आप फिर निकालते हैं जाके। आप यूँ करते होते थे, आप कहते थे जी 1.92 लेबर आवर्स ये एक यूनिट पर लगेंगे, और एक घंटे की हम पेमेंट कितनी करते हैं जी? ₹200। तो कितनी लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई मेरे पास? ये मेरी रुपीस पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 380। ये बात समझ आई? ये आपका सवाल होता था, ऐसे ही है, यहाँ से यूँ, ये रुपीस के अंदर, ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट चल रही है, सही है। अच्छा, अब यही सारा काम अगर आपको इस तरह नहीं, बल्कि उसने परसेंटेज जो है, जाहिर है परसेंटेज तो बदलेगी ना, उसने परसेंटेज को जोड़ दिया लेट्स से इनपुट के साथ, तो सवाल इस तरह से होगा। ये अब सवाल की एडजस्टमेंट है। ये सारी लंबी कहानी से इसलिए करो तसल्ली हो जाए, वरना मैं जवाब तो दे दिया था, किसी एक के साथ जोड़ो, वो फिर ये बता रहा हूँ किसी एक के साथ जोड़ो का मतलब दोनों के साथ आंसर तो सेम आना है, ठीक है। तो आउटपुट 1.8 ही है, बोलो, लेकिन लॉस जो है वो कितने परसेंट है? 0.0625 ऑफ एक्स, क्योंकि इनपुट के साथ जुड़ा है और वो क्या है? एक्स। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ एक्स क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। एक्स यानी इनपुट क्या आएगा? 1.92, ये तो सेम आ गया, सुभान अल्लाह। अगर ये सेम आ गया है तो फिर ये भी सेम आ गया। तो मतलब असल में क्या है, आपने जब परसेंटेज बनाई तो जब उसको इनपुट के साथ जोड़ा तो वो परसेंटेज डिफरेंट बनी, जब आउटपुट के साथ जोड़ा तो वो परसेंटेज डिफरेंट बनी। लेकिन जब वो परसेंटेज बन गई तो अब उसको अप्लाई करना है, तो भाई दोनों का आंसर सेम ही आना है, क्योंकि है तो वही 8 घंटे में से आधा घंटा जो ज़ाया होता है। तो 8 घंटे की शिफ्ट में आधा घंटा ज़ाया होता है, या एक यूनिट बनता है 1.8 घंटे में, तो उस वक्त में 1.92 घंटे जो है वो लगते हैं, मतलब शायद कितना बना 1.8 और ये 0.12 आवर्स ज़ाया होते हैं पर यूनिट। पर शिफ्ट आधा घंटा ज़ाया होता है, और पर यूनिट वही परसेंटेज निकल आई कितना? 0.12 आवर, क्योंकि देखो ना एक कंप्लीट यूनिट पर 1.8 आवर्स लगते हैं, 1.92 के पैसे देते हैं, मतलब 0.12 आवर पर यूनिट जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो असल में कहानी ये थी कि ये चूंकि मिसिंग था, तो इसको निकालने के लिए हमने किसी एक तरफ जोड़ना था। बात समझ आई है? फिर मैंने एंड तक प्रूव किया कि फिर क्वेश्चन इस तरह से होता है, ये क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपको देगा किसी एक चीज़ के साथ जोड़कर। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल इररेलेवेंट थी,
क्योंकि मैंने आपको एक लाइनर वर्किंग करवा दी हुई है। और वो क्या है, सवाल में उसने कहा था आधा घंटा ज़ाया होता है, 8 घंटे की शिफ्ट है और आधा घंटा उसमें ज़ाया होता है, तो मतलब 7.5 घंटे काम होता है। तो जो आधा घंटा ज़ाया होता है 0.5, उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट आपके पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी, और अगर उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट आपके पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी, और उसको यूज़ करके आपने सवाल कर लेना है। ठीक है, चलो यार बातें कहाँ से कहाँ निकल गई। सवाल तो ऐसा इतना लंबा नहीं था, लेकिन ये बीच में एक छोटा सा इसके कैच था, वो हम करने लग गए। सवाल 10 मिनट का भी नहीं है अब, ठीक है, सवाल वैसे भी 10 मिनट का नहीं था, ये एक चीज़ निकालने थे। सॉरी। तो बेसिकली मैं निकालूंगा वही कॉस्ट गैप पहले, ठीक है यार। कहीं सेलिंग प्राइस, हाँ ऊपर सबसे ऊपर सेलिंग प्राइस गिवन है, और कहीं पे मुझे प्रॉफिट भी नज़र आया था, वहीं पे प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, तो 11,000 जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस, अब पर यूनिट में ही चलेंगे, ठीक है, और टारगेट प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद अच्छा टारगेट प्रॉफिट है, खामोश है, तो मैंने कहा था मार्जिन अज्यूम किया करो, तो प्रॉफिट 40 है, सेल 100 है, तो फिर ये 60 बन गया। तो फिर आपने क्या करना है, 11,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, बेसिकली ये 40% ही होता है, यानी आप डायरेक्ट अगर लिखें तो 40% से मल्टीप्लाई कर दें, सेल का 40% प्रॉफिट, ठीक है ना। हाँ लेकिन वो चलें, इक्वेशन की एक आदत है तो मैं इसलिए इक्वेशन ही बना देता होता हूँ, अल्टीमेटली है तो वही, लेकिन ये ना कि हर केस में चल जाता है, तो एक जैसा काम करते हैं, टाइम नहीं लगता। ये कौन सा लिखना होता है आप, ये तो दिमाग में आपके बनती, डिवाइड बाय 100 इंटू 40%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये भी आई कैप की एग्जाम्पल है, पास पेपर है, सुभान अल्लाह। फिर वो फिनटेक जो है वो फिर एग्जाम्पल हो गया ना जी। क्या है, स्प्रिंग 2015 का क्वेश्चन नंबर 6, हाईटेक, हाईटेक कंपनी, ठीक है। चलो जी, हाईटेक कंपनी, बड़ी हाईटेक कंपनी है। अब सबसे पहले क्या कर लें जी, टारगेट कॉस्ट डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एस्टीमेटेड, हेडिंग ऊपर दे लिया करें बेशक, टारगेट कॉस्ट में एस्टीमेट करने लगे, कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 होता है ना, टारगेट कॉस्ट निकालना है। नवी शय लिखती मैं, अच्छा वाला चल रहा था काम, चले खैर। तो टारगेट कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी, 11,000, 11,000। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम टारगेट प्रॉफिट, और टारगेट प्रॉफिट है जी 11,000 सेलिंग प्राइस है, इसको डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई कर दें प्रॉफिट परसेंटेज रिक्वायर्ड है 40 से, यानी 40% से मल्टीप्लाई कर दें, वही बात, कितना जी 4400, ठीक है जी। 4400 आपका रिक्वायर्ड या टारगेट प्रॉफिट है। तो फिर अब आपको कितनी कॉस्ट के अंदर चीज़ बनानी पड़ेगी, अगर ये सेलिंग प्राइस और ये प्रॉफिट रखना है तो 6600, ठीक है जी। ये आपका ए आ गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब इसमें 3 तरह के मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल XX 1 into 1000 करेंगे, भाई देख लो इधर ध्यान से, और 2350 into 1.15 करना है, ठीक है। लेकिन नहीं 1000 नहीं करेंगे,
एक मिनट, ये करने की ज़रूरत, क्योंकि हम ऊपर क्या कर रहे हैं, पर यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं। चलो ठीक है। अब डबल एक्स में कोई लॉस नहीं है, डबल वाई और डबल जी दोनों के अंदर 6% ऑफ इनपुट क्या है, लॉस। अब डायरेक्ट मटेरियल का नाम क्या है जी, एक्स एक्स। इधर देखना ज़रा, ये जनाब कितने यूनिट्स चाहिए इसके, एक ही यूनिट चाहिए, ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है हमें नज़र आ रही, 2350, लेकिन उसमें कितने परसेंट, 15% आपको वो कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तरतीब लेके चले ना एक जैसी ही फिर हो जाएगी। तो 1 यूनिट, अब ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है कि अगले जो यूनिट्स है उनमें लॉसेस भी हैं, ठीक है, तो वो लॉसेस को भी टैकल कर लेंगे। तो 1 यूनिट इंटू 2350 इंटू 1.15, तो आंसर क्या आ गया, वही जो एक का आया हुआ था वहाँ 2703, 2703 का ये मटेरियल आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल डबल वाई की कॉस्ट, अब एक यूनिट पर लगता है 1.5 किलो, लेकिन 6% ऑफ इनपुट लॉस होता है। अब इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, बड़े हो जाओ, ठीक है ना। क्या याद हुआ अभी तक हमें, अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट हो लॉस, तो आपने जो आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस लॉस परसेंटेज से, और अगर परसेंटेज ऑफ इनपुट गिवन हो लॉस, तो आपने आउटपुट को डिवाइड करना है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज 6% है, तो 94 बनता है। तो आपने क्या करना है जी, आपने कहना है जी 1.5 किलो 1.5 kg डिवाइडेड बाय 0.94, ठीक है जी, सही हो गया। ये कितना बना, 1.60 kgs, 1.60 kgs ये लगते हैं एक यूनिट पर। और थोड़ा सा और इधर ले आओ यार, खुला डुला काम करेंगे। ₹2730 था, 3 था, 2703, अच्छा जी। अब कितने का 1 किलो ये हमें मिल रहा है बाज़ार से, उन्हें कहा है जी ये 1400 रुपये पर किलो मिलता है, लेकिन कस्टम डाल के ये 1600 समथिंग का पड़ता है। तो ₹1400 इंटू 1.15, आंसर 2576। जल्दी करें जी, अगला भी निकाल दें। जी तीसरा मटेरियल कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल जी की कॉस्ट। अब एक यूनिट लगता है ये भी, ठीक है, पर मसला ये है कि इसका भी लॉस हो रहा है, तो 0.94 से ये भी डिवाइड होगा, तो ये कितना आएगा, 1.1 यूनिट, ठीक है जी, इनटू, अब इसकी प्राइस सवाल में गिवन है पर यूनिट, ये हमें पड़ता है 1200 का, लेकिन कस्टम डाल के 1380 बन जाता है। बहरहाल 1200 इंटू 1.15 लिख देंगे, 1380 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1200 इंटू 1.15 लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कहीं पे 1380 लिखा हुआ तो अवेलेबल था नहीं कि आप उठाकर लिख लेते, तो ये लिख देने से वो वर्किंग भी शो हो जाती है ना जी, ठीक है। बोलो
1518। वैसे तो आपको 1 यूनिट पड़ रहा है 1380 में, लेकिन वो तो आउटपुट में चाहिए, कुछ लॉस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अब यूनिट 1.1 कैसे मंगवाएंगे, बस होगा कोई इस तरह का यूनिट ही होता होगा कुछ, ठीक है। अब जो भी है सवाल है क्या करें, ठीक है। 1.1 यूनिट 1.1। हाँ जी, मटेरियल सारे हो गए, जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्या है, लेबर। अब लेबर का काम हो गया तमाम, ठीक है। लेबर में जो भी मसला था वो मसला हम हल कर चुके हैं, वही 1.92 निकलना है जो मैं खप खप के सारा समझा चुका हूँ, लेकिन पर्चे में तो ऐसे ना खपना था, पर्चे में तो डायरेक्ट चलाना है काम को, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर कॉस्ट अब इधर देखें जी, कहता है जी 1.8 लेबर आवर एक कंप्लीट यूनिट पर लगते हैं, ऐसा ही है, बोलो। अब ये 1.8 जो है इसका कुछ परसेंटेज मिसिंग है, मैंने कहा चलो डिवाइड वाले चल रहे हैं तो हम डिवाइड से ही कर लेते हैं, वरना कोई मसला नहीं था। आप 0.5 डिवाइडेड बाय, देखो ना मैं पहली वर्किंग क्या कर रहा हूँ जी, लॉस परसेंटेज ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर, लॉस परसेंटेज यानी आइडल टाइम परसेंटेज, ठीक है, यानी आइडल टाइम परसेंटेज, आइडल टाइम लेकिन परसेंटेज में, ठीक है। अब ये तो हमारी मर्जी है, हम इसको जैसे मर्जी कर लें, हम जिसके साथ मर्जी लिंक कर लें। मैंने परसेंटेज निकाली, तो मैंने अगर 0.5 को डिवाइड किया 7.5 से, तो ये परसेंटेज निकल आएगी ऑफ आउटपुट, आउटपुट टाइम 7.5 घंटे काम होता है, और अगर पूरी शिफ्ट यानी 8 घंटे से मैंने डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। तो जैसा वो चल रहा है, मैंने कहा तरतीब एक ही रहे तो इसको भी इनपुट से ही जोड़ देते हैं। तो 0.5 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 6.25% आपने निकाला था ना, ऑफ इनपुट, और अगर डिवाइड बाय 8 किया होता तो ये ऑफ आउटपुट आ जाता, 6.67% ऑफ आउटपुट। ये 6 पॉइंट, वो 2.5 दूसरा था, नहीं वो सॉरी मैंने आउटपुट से जोड़ा है ना, इनपुट से आउटपुट लिख दिया था, सॉरी जी, इनपुट से नहीं जोड़ना ना, मैंने कहा वो सारे ही आउटपुट से जोड़ा, सारे ही इनपुट से जुड़े हुए हैं ना, तो उस जैसा बन जाए, ठीक है ना। हाँ तो यही आंसर, ठीक है जी। तो ये किसका जोड़ा हमने, इनपुट के साथ। अगर इसको आउटपुट से डिवाइड करते तो 6.67 ऑफ आउटपुट आ जाता, लेकिन वो सारे इनपुट वाले चल रहे थे, मैंने इसलिए ये किया, कोई मजबूरी नहीं है, आप दोनों कर सकते थे, ठीक है, दोनों मैंने प्रूफ भी किए हैं आपको। अब ये क्या हो गया जी, ये 6.25 है, इसका मतलब 100 माइनस यानी 1 माइनस 6.25 करें, क्या आता है, 1 माइनस 6.25 करें ना, 0.99375, इतना ज़्यादा आ गया, वो तो 6.25 है, सही है। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, 1.8 लेबर आवर्स लगते थे एक यूनिट पर, लेकिन कुछ लॉस हो गया, तो ये अब ये हमने निकाला था, याद है, 1.92 लेबर आवर्स, और हर लेबर आवर का हम पे करते हैं इनको 200, तो ये जनाब आपका आंसर आ गया। ये मैंने ये बनाई थी आपके लिए, ये वाली वर्किंग यहाँ पे थोड़ी सी बनाई थी कि ऐसे सारी कॉस्ट चल रही होगी, और ये जाके जनाब ये 384 पर यूनिट लेबर की कॉस्ट है, ये मैं इस तरह से बना रहा था बस, तो वह पूरी वर्किंग में भी आ गया, ठीक है ना। तो सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ, समझो, ये हमने उसको बना लिया, ये वाला केस, ठीक है, 6.25%, लेकिन निकाला खुद, लॉस परसेंटेज निकाला खुद, ठीक है। चलो अच्छा जी, उसके बाद जी 0.3, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, निकलेंगे पर लेबर आवर, उससे फिर फिक्स्ड ओवरहेड निकालने पड़ेंगे, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स को का OAR निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वार्टरली डाटा है फिलहाल, तो चलो ना वेरिएबल कॉस्ट तो निकल आएगी, तो वर्किंग टू मैं निकाल रहा हूँ जी वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है, और लेकिन वो कॉस्ट देखते हैं कैसे निकलती है, पर लेबर आ रहा है, पर यूनिट है। अब टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल
माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। अंग्रेजी वाला फॉर्म अंग्रेजी में ऐसे लिखूं ऐसे करके या याद आ रहा है? टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल 65, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब टोटल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स जिसमें फिक्स्ड भी हैं और वेरिएबल भी हैं। हमें अलग अलग चाहिए, ठीक है, ओके। क्योंकि फिक्स्ड जो होते हैं वो OAR निकालते हैं उनका, और वेरिएबल तो वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है। अब 65600 और 6800000, ठीक है। ये हाईएस्ट 68,000, लोएस्ट 65,600। 1000 में चल रहे हो तो फिर 1050 और 950 ले लेते हैं, ठीक है। तो 68,000, 1000 में चल रहा हूँ मैं, रुपीज़ 68,000 माइनस रुपीज़, बोले नहीं भाई, 65, कॉस्ट है ऊपर 10, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। हाँ, अब डिवाइड करना है हमने यूनिट्स के साथ, तो यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल कितने हैं? 1050 यूनिट्स माइनस 950 यूनिट्स, ठीक है जी। यूनिट्स नहीं है, आई थिंक ये आर्स है, ज़रा चेक कर लें, तो फिर ये पर आर निकलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आर्स है, लेबर आर्स है, लेबर आर्स है, तो लेबर आर्स, ठीक है बेटा। तो ये फिर पर लेबर, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो यह पर लेबर आर आपका वेरिएबल ओवरहेड निकल आएंगे रुपीज़ कितने? रुपीज़ 24 पर लेबर आर। अब ये पहले स्टेप में निकल आया करता था, तो उसके बाद फिर इसको यूज़ करके टोटल फिक्स कॉस्ट के फॉर्मूला में, अब कल मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले लिखा था, फिर रीअरेंज किया था। मुझे चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, तो उसका मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल को मैं आज डायरेक्ट लिख लूँ। दूसरे स्टेप में मुझे क्या चाहिए जी? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। टोटल का लफ्ज़ नहीं लिखता मैं, ऐसी परेशान ना हो, टोटल से ना मैच कर जाए, मिक्स कर जाए। तो फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट ये निकलेगी इन टोटल। फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे टोटल में से, चलो ये लिख देता हूँ ऐसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। टोटल ओवरहेड की कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट में से माइनस कर देना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट। ये रहा, मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये निकालना है टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट, कोई एक लेवल ले लो, हाईएस्ट लिया आपने, लेकिन अब यहाँ पूरा ही लिख लेता हूँ मैं। तो रुपीज़ 68,000, आगे 3000 और 3 सिफरे और लिख लो, माइनस अब 24 पर लेबर आर है। अब यही वाले आर्स पकड़ने हैं, इंटू 1050 भी करना पड़ेगा जी। तो रुपीज़ 42800 आ गए। इतने ज़्यादा फिक्स्ड एफओएच आ गए। हाँ जी। अब अच्छा, मसला तो कोई नहीं है, 1000 में भी चल सकते थे। ये देखो, पर ये 1000 में आंसर फिर ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मैंने तो कहा था ऐसे कन्फ्यूज ना हो जाए आपके। ये लो, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये ठीक है, हो गया, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पर EXV99 निकल आएगी, ठीक है। लेने प्रोडक्टिव आवर्स हैं 1.92 नहीं 1.8, 1.8 इंटू 24 करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल की। लेकिन फिक्स के लिए मुझे OAR चाहिए, और OAR निकलता है ये बजटेड जो फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे इसको फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी से। तो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए मुझे, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसके लिए रुपीज़ 42800 डिवाइड, अब 1000 में ही रखना फिर आर्स भी, ठीक है।
तो अब बताओ जी, आर्स जो गिवन है, आर्स जो गिवन है ये एनुअल कैपेसिटी है, या तो इसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, या इसको एनुअल रहने दें, और ये जो आर्स, ये जो कॉस्ट निकली है, इस कॉस्ट को 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करके एनुअल कर लें। तो मुझे ज़्यादा आसान जो लगता है, कल भी जो किया था वो यही लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप क्या कर लें, इसको 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ज़्यादा लॉजिकल रहता है ये जी। बहरहाल कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप 42,800 को डिवाइड बाय, अब वो आर्स जो होंगे उनको फिर आपको क्वार्टर में डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है, या उसको डिवाइड बाय 4 करके 42,800 से डिवाइड कर दें, या फिर FOH को, फिक्स्ड FOH को मल्टीप्लाई 4 करके एनुअल कर लें। अब कितने एनुअल आवर्स हैं? 4,000 लेबर आवर्स। तो आंसर क्या आया जी? जी 42.8 पर लेबर आवर है, तो लेबर आवर जी, ये आपका OAR आ गया। ठीक है जी, तो कॉस्ट अब आपकी निकल आएगी। देखें, आपको मैंने बताया था कि ओवरहेड्स हमेशा आपने लेने हैं प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पे, यानी 1.8 लेबर आवर्स जो काम होना है, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो 1.8 लेबर आवर्स पकड़ोगे आप, इंटू ₹24 है ना, वर्किंग 2 में आपने निकाले, ठीक है जी, 43.2। उसके बाद ऐसे ही फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट 1.8 लेबर आवर्स, ये भी आपने निकाल लिया होगा, कितना जी? नहीं, पर यूनिट पर आवर कितना है, ये तो लिख रहे हैं ना 42.8, वर्किंग 2 से ये भी आया था। अब बताएं 70, हाँ जी, कुछ रहा तो नहीं क्या? डेप्रिसिएशन भूल गए थे आप। अगला पॉइंट है आ स्पेशल मशीन, जिसकी कॉस्ट थी 15 लाख, 5 लाख यूनिट्स उसने बनाने हैं पूरी ज़िंदगी में, तो पर यूनिट हम डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट के बाद, ये फिक्स कॉस्ट ही होती है वैसे, डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन यूनिट्स वाली हो तो फिर वेरिएबल बन जाती है। बहरहाल हमें इससे क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन लेना है हमने, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ₹1500,000 डिवाइडेड बाय 500,000 यूनिट्स, तो आ गया ₹3 पर यूनिट, ऐसा ही है, ₹3 पर यूनिट डेप्रिसिएशन। लें जी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स कितनी है जी, टोटल क्या आ गया? 7304.2, यही है जी। अब टारगेट कॉस्ट का गैप आ गया B माइनस A है 7304 डिफरेंस भी, अच्छा कन्फ्यूज हो गया मैं, 704.2, 7,04,200 है ना, और पर यूनिट है 7,04,200, पर यूनिट है 704 रुपये 2 पैसे। ये डिस्काउंट अगर हम मांग लें हमारा काम हो जाना है। 704.2, इसके सामने लिख लूँ पहले, ये क्या है, ये टारगेट कॉस्ट का गैप,
ठीक है जी। अच्छा, अब टारगेट कॉस्ट गैप जो है, इसी को आप कह सकते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, इसी को कह सकते हैं कि ये क्या है जी, हमारा रिक्वायर्ड डिस्काउंट। ठीक है जी। अच्छा, अब दो तरीके हैं, या तो आप इसी अमाउंट के बारे में लिख दें, को मसला आ रहा है, हंस रहे हैं या तो आप इसी अमाउंट के बारे में लिख दें कि जो अमाउंट है डिस्काउंट रिक्वायर्ड, ऐसे जगह वहाँ ख़त्म हो गई, डिस्काउंट रिक्वायर्ड इन रुपीज़ कितना जी, 704.2। या फिर आप इस डिस्काउंट रुपीज़ वाली जो अमाउंट है, इसको डिवाइड कर दें जो आपने मटेरियल की कॉस्ट इनकर करनी है। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर आपने परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या करोगे, 704.2 को डिवाइड कर दोगे टोटल मटेरियल कॉस्ट से, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में भी डिस्काउंट आ जाएगा। आई के अपने ना परसेंटेज में डिस्काउंट दिया था सोल्यूशन जब दिया था। ठीक है चलें, तो फिर लिख लेते हैं सही, 704 फिर कर देते हैं। ठीक है, राउंड तो आपने किया कोई नहीं, यहाँ पे कहीं पे 0.2 ले लिया था, फिर इसको भी यहाँ पे तो मेरे ख्याल में टिका के आपने राउंडिंग की है ना, हालांकि वहाँ राउंडिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन चलें खैर। तो 43 फिर इसको भी करें। ठीक है, और मुझे राउंड फिगर बताएं, मैं यहाँ पे ये क्या था, 70। चल, तो टोटल हो गया जी 7304। इसका आंसर ऐसे बताएं क्या आता है, 1.5 डिवाइड बाई 0.94। ये तो मैंने खुद निकाला ना, ये सही है। कितना आता है एग्जैक्ट? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 1.5 डिवाइड बाई 0.94 करें, 1.59। तो इसमें आप 3-4 डेसिमल तक जाया करें, मैंने कहा था रेट्स वगैरह को लेके। एनीवेज, अब इसका टोटल देख लेते हैं। ठीक है, अब दो तरह से आपने इसकी रिक्वायरमेंट का बता देना है। ठीक है, पहले आप क्या कहेंगे जी, डिस्काउंट रिक्वायर्ड रुपीज़ में, तो वो आपने यही 704 आएगा, ये 704 आपने बता दिया, ₹704 पर, लेकिन यूनिट तो एक है नहीं ना। ठीक है, अब ये मसला है कि यूनिट एक नहीं है, 704 रुपये का इन टोटल आपने उससे डिस्काउंट लेना है, तो उसका फिर तरीका बनता ही यही था कि डिस्काउंट रिक्वायर्ड क्या कर लें, परसेंटेज में कर लें। अब डिस्काउंट आपने कितना लेना है उससे, 704 रुपये का, कितना जी, 704 का, और टोटल मटेरियल आप उससे ख़रीदते कितना है, वो यहाँ पे अगर टोटल हमने कर लिया होता तो अच्छा होता, खैर अब तो नहीं किया, तो अब यहाँ पर टोटल मार लें इसका जी, ₹6797। अब ये कैसे निकाला, ये तो बता दो मुझे, परसेंटेज यहाँ पर वो ये कर लो ना ये। ठीक है, हमने यह क्या किया, ये ₹2703 प्लस ₹2567 प्लस ₹1518 बेटा, 256 तो हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना बना, ये ठीक हो गया, सही है, यही बनता है
97 into 100, आंसर इज 10.35%। इस तरह कैलकुलेशंस को दोबारा चेक कर लें, एक दफ़ा जल्दी करें, कैलकुलेशंस को ज़रा दोबारा चेक कर लें। जल्दी से करें, जल्दी से प्लीज़, टाइम नहीं है जी। सर अगर हम उसको कैलकुलेटर वाला ही आंसर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कुछ और आ रहा है। देखें भाई, एक मसला है ना, वो मसला ये है कि आप ये सामने लिख दिया है ना अगर, तो फिर यही, अगर आप ये छुपा दें, ये तो समझाने के लिए लिखा था, तो फिर कैलकुलेटर वाला आंसर लिख सकते हैं। अब आपने यही वाला लिखना है, देखें ये नहीं लिखा, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.94 इंटू दिस, पूरा आंसर कैलकुलेटर पे जो आता है फिर वो लिखें। अब वो आंसर डिफरेंट आता है तो वो अब नहीं लिख सकते, क्योंकि अब आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था 1.6, ठीक है ना। तो अब आपने यही आंसर लिखना है, ज़हन में रखें, ठीक है। बात समझ आई है? आप नहीं लिख, इसीलिए मैं ये लिखता नहीं, मैं तो यार कैलकुलेटर पे एक ही बार टोटल करें और डायरेक्ट आंसर दें, क्योंकि ये कैलकुलेटर के ऊपर डाला तो एंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। लेकिन जब आपने ये लिख दिया है, अब एग्जामिनर इसको मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो आपके कैलकुलेटर वाला आंसर तो नहीं आएगा ना। तो इसलिए जब ये ब्रेक मैंने लगवाई, समझाने के लिए लगाई थी वैसे तो, माजरत पर लग गई, तो अब 1.6 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर यही आना चाहिए, यही आ रहा है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ आपने यहाँ पे राउंडिंग सही नहीं की, थोड़ा और एग्जैक्ट होता आपके कैलकुलेटर के आंसर के नज़दीक। अगर आप इसको 1.59 समथिंग जो कह रहे थे लिखते, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ डिफरेंट होना है, 1 से ऊपर था या नीचे था, 1.0 समथिंग, तो ये यहाँ पे डिफरेंट आता, तो आपका फिर तो ज़्यादा करीब होता कैलकुलेटर के, ठीक है। तो जब ये लिख दिया तो बस 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 फिर यही आंसर है, ठीक है। सही हो गया, कैलकुलेशन चेक कर ली है सारी, चल कोई मसला, ये बात समझ आई है। डिस्काउंट रिक्वायर्ड, मैं डिस्काउंट रिक्वायर्ड रुपीज़ के अंदर लिख सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं यूँ कह सकता हूँ, और जी ये 2576, हाँ जी, और ये सही है। चल अच्छा, अब ये देखें, या आप यूँ लिख सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, ऐसे आई के वाले अच्छा लगा। डिस्काउंट रिक्वायर्ड अगर कोई कहे रुपीज़ में बता सकते हैं, कोई बच्चा रुपीज़ में भी लिखा था ना कि ₹704 मुझे डिस्काउंट रिक्वायर्ड है पर यूनिट, तो फिर भी ठीक था। लेकिन चूंकि पर यूनिट था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर यूनिट 704 रुपये, भाई यूनिट तो 3 चीज़ें मंगवा रहे हैं ना, 3 चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो कैसे 704 पर यूनिट तो नहीं मांग सकते, सब में मांगना है ये। तो इसलिए हमने फिर क्या कर दिया कि यार हमें ना कुछ 10% डिस्काउंट दे दो। अब 10% आपने डिस्काउंट देना है तो सब पे दे दो, हम उसको ये कहेंगे, हमें तो टोटल जो उससे ख़रीदते हैं उसका 10% उससे डिस्काउंट मांगा है, हम टोटल अमाउंट के ऊपर भाई तुम्हें 10% डिस्काउंट हमें दे दो, ठीक है। सही है, क्योंकि बेटा मटेरियल के सप्लायर से नेगोशिएशन हो रही है ना, निगोशिएटिंग विद द वेंडर, लेबर के साथ नेगोशिएशन हो रही है, बात समझ आ रही। वैसे लेबर के भी वेंडर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है, एक ये सारी मटेरियल की बात करते हुए कह रहा है HL इज निगोशिएटिंग विद वेंडर हु हैज़ एग्रीड टू गिव फर्दर डिस्काउंट। तो इसलिए सिर्फ मटेरियल पकड़ा है, टोटल कॉस्ट की परसेंटेज हमने नहीं डिस्काउंट मांगना, उससे जो खरीद रहे हैं उसी की ही परसेंटेज डिस्काउंट मांगेंगे ना, ठीक है। चलें आ जाए, अब इतना टाइम लग गया है। हाँ जी, इसमें कोई मसला हुआ था जी, ओके कर दूं इसको। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैं खुद देखता हूँ, इसमें ना ये वाला पॉइंट है, सिर्फ थोड़ा टेक्निकल है, मैं देखता हूँ कि आप अभी कर सकते हैं या नहीं। आज मेरी भी फिर अब छुट्टी होगी कल का दिन ना, तो मंडे को हो सकता है मैं ये करवाऊँ, ठीक है। हो सकता है मैं किसी एक आधे टॉपिक का वेट कर लूँ, जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग वगैरह हो जाए, थोड़ा सा उसके अंदर समझ बूझ आ जाए, देखता हूँ। मैंने सही से पढ़ा नहीं, पॉइंट मैंने देखा था, मैंने कहा 1 मिनट था, ध्यान से पढ़ के देखूंगा। आप चूंकि अभी स्टार्ट में है ना, 25 तो लेक्चर हुए हैं, तो जो टॉपिक पढ़े हैं उस हिसाब से जो भी सवाल में जो चीज़ आ जाए अभी आपके काबू में, लेकिन जो चीज़ अभी पढ़ी नहीं है, अब वो अगर किसी सवाल के अंदर थोड़ी सी टच हो रही है तो उसमें थोड़ा सा मसला आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसको तो अभी आपने नहीं करना। अब
ये आपका ओके हो गया, थ्योरी आपने पढ़ लेनी है, तो फिर टेस्ट डिस्कस करते हैं ज़रा 5-1 मिनट, उसके बाद छुट्टी। दुआ अपनी अपनी मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा, मतलब कि इज्तिमाई दुआ का कोई चक्कर नहीं होता, मतलब ना ज़्यादा असर है इसमें आपके अकेली की दुआ में। हाँ जी भाई, कैसा रहा ये पहला सवाल? ये तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, है ना। डिटरमिन करो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा ब्रावो एंड चार्ली बाय यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन। अब ये तो है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ना जी, ये तो एफओएच है ही नहीं, पता नहीं क्यों दिए हुए हैं परेशान करने के लिए या जिस लिए भी, लेकिन ये सारे के सारे एफओएच है, ठीक है। अब ये सारे के सारे यहाँ पे टोटल कर लो, पहला पार्ट कर लो, आपकी मर्जी है। ये सारे के सारे आपके पार्ट बी के अंदर वैसे ही जब आपने वो टेबल सा बनाते हैं, वो एबीसी कॉस्टिंग के लिए भी बनाते हैं ना टेबल, जब टेबल बनाएंगे तो उस टेबल के पहले कॉलम में होता है ना टोटल एफओएच, तो वो वहाँ से भी टोटल निकल सकता है। तो ये तो आपकी मर्ज़ी की बात है। बहरहाल ये सारे एफओएच हैं, ठीक है, और इनको डिवाइड करना है बेस से, और बेस उन्होंने कही है डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में तो वो कहता है रिकैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, टाइम बचा लें, टोटल वाला टाइम भी हम बचा सकते हैं अगर हम एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को बांटना शुरू कर दें। उसने एबीसी का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने क्या कहा है, एलोकेट करो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेल रिलेटेड, यहाँ पर नहीं लिया नाम ऐसे, ठीक है, फिर अलग से बताया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला टेबल बना लेना जी, तो उस टेबल के पहले कॉलम में टोटल खर्चा आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि टोटल खर्चा, टोटल का भी टाइम बचा लें, अगर हम टोटल करने का भी टाइम बचा सकते हैं ना, बाकी अगर कोई कर ले पहले तो हर्ज कोई नहीं है, वो पहले ए पार्ट कर लेगा, उसके बाद इसके भी नंबर है, इस पहले पार्ट के 2 से 3 नंबर होने चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि एफओएच पकड़ने हैं, फिर आर्स होंगे नहीं, आर्स निकालने हैं, फिर एफओएच बजटेड वाले डिवाइड बाय आर्स, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई करके आपने, ठीक है। आज नया टेस्ट आ जाना है ना, तो पिछला टेस्ट ज़रा मैंने कहा हो जाए डिस्कस आजकल में, गलत रूटीन चल रही है। काश के ऐसा हो जाए कि टेस्ट से फ़ौरन बाद वो टेस्ट डिस्कस हो जाए। अब ये आज वाला टेस्ट है छोटा, ये एक मौका ऐसा है कि इसको हम इंशाल्लाह मंडे को शायद 10-15 मिनट, है भी बड़ा आसान सही, टारगेट कॉस्टिंग में क्या मुश्किल है, मुश्किल सवाल तो हमने कर लिए हैं, अब पर्चे में आएगा मुझे। अच्छा जी तो फटाफट इसका टेबल बना लेते हैं, फिर ऐसे है ना कि जितना हो जाए अच्छा होता है, यहाँ पर ही नोट हुआ होगा, मसला नहीं है, ए पार्ट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ले जी टाइम नहीं, आपने बिल्कुल इतना खुद को मसरूफ़ रखना है ना कि बैग क्यों बंद कर रहे हो, पता ही नहीं लगना चाहिए आपको कि टाइम दे दो। देखो अब आप लोग मेरे साथ, अभी क्लास शुरू हुई थी 7:25 थे, ऐसे ही है, चलो 7:30 तक हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, अब 9 बजे कोई पता लगा, मसरूफ़ हो गए ना, नहीं मसरूफ़ हो गया नहीं पता लगता, ठीक है। यकीन करो मसरूफ़ रखना, खुद को मसरूफ़ रखना, ये जो फुर्सत है ना ये मासियत का दरवाज़ा है, अपने आप को मसरूफ़ रखना है आप। ये जो खाली दिमाग होता है ना, ये अजीब अजीब सोचता है, खाली रखो ही ना इसको, मसरूफ़ रखो सारा दिन, एकदम से रिजल्ट आ जाए बस। हाँ ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तुमने काम का टेंशन लेते रहते। अच्छा जी सुने, एलोकेशन एफओएच की, तो एफओएच एक्सपेंसेस जिसको हम कहते थे कॉस्ट पूल, ऐसे ही है, कॉस्ट पूल कॉस्ट पूल्स ही बने हुए हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स होते थे, फिर उनका टोटल होता था, टोटल आई थिंक नहीं होता था, या होता था, नहीं होता था, तो फिर अलग ही टोटल कर लेते हैं, तो खैर उसके बाद फिर एक्टिविटी वाइज ओएआर निकाल लेते थे हम, टोटल तो फिर करना ही पैना है,
टोटल ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ फटाफट करो। हरी अप 600 जमा 360 जमा 460 जमा 400 जमा 250 जमा 1560 जमा 240 जमा जमा 60 जमा 1800 जमा 1200 जल्दी 4 8 8 8 9 भी आ गया 9 4 8 8 आखिरी फैसला है। ठीक है जी, ये आपके जी टोटल FOH आ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं तो कहता हूँ दूसरा पार्ट तो होता ही रहेगा, मेरे ख्याल में तो पहले पहला पार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये कॉस्ट तो निकल आई है। तो ये पार्ट मुझे क्या चाहिए था जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो पर लेबर आर ठीक है वो देख लेते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। तो ₹9488, हाँ 9488,000। ठीक है, अब ये कहीं ना छोटी सी ऐसे वर्किंग शो कर सकते हैं आप। वर्किंग 1 आपने यही कर ली और एक ही वर्किंग के अंदर आप जो है वो प्लस 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 करते जाएं, क्योंकि ये कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग 1 कर ली टोटल के लिए। अब डिवाइड किससे करना है जी हमने, अब लेबर आर सवाल के अंदर टोटल गिवन है। सवाल तो ध्यान से पढ़ा नहीं एक बार। कहता है AS has 3 products अल्फा ब्रावो मैनेजमेंट सम रिजर्वेशन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग बिकॉज जूनियर कॉस्ट अकाउंटेंट करंटली सिंगल अब्जॉर्प्शन रेट यूज़ करता है, एक्चुअल डेटा की बेस पे है। कॉन्सिक्वेंटली सीनियर साहब ने कहा है ये रिकॉर्ड देकर कि ये करो। अब रिकॉर्ड के अंदर उसने क्या कहा है जी, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग लेटेस्ट ईयर, ये एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और यहाँ से आगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस, स्टोर्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्लीनिंग रेलेटेड, फ्यूल एंड पावर, डेप्शन ऑफ प्लांट मशीनरी, इंश्योरेंस, स्टोर स्पेयर्स, रेंट एंड रेट्स, हीर होगी। तो मैंने आपको कहा था कि बस ठीक है, जो मोटे मोटे वहाँ पे एग्जांपल सामने आई थी, सेटअप कॉस्ट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसके अलावा भी चीज़ें वैसे होती हैं, वो अदर कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो कॉस्ट पूल्स बने तो हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द लेटेस्ट ईयर्स क्या बता रही है जी, प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी हुई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने लगे हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट कितने लगे हैं, और इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट कितने लगे। अब यहाँ से हमारे रिक्वायर्ड आवर्स निकलते आने थे। जैसे मुझे सबसे पहले पार्ट ए के लिए कौन से आवर्स चाहिए, अब लेबर आवर पर यूनिट गिवन है। ठीक है, तो यह 7 प्रोडक्शन भी तो गिवन है पूरे साल की। तो 20 × 1200 जमा 5 × 20,000 जमा 4 × 45,000। आई थिंक ये तो एक लाइन में ही सारा कुछ हो जाना था। तो वर्किंग नंबर 2 जी बताएं जी, 20 × 12,000, ये 20 लेबर आवर पर यूनिट है, इंटू 12,000 यूनिट्स हैं। ठीक है जी, प्लस 5 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 20,000 प्रोडक्शन यूनिट्स, प्लस 4 लेबर आवर पर यूनिट इंटू 45,000 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई। टोटल 520,000। तो 520,000 लेबर आवर्स। ठीक है जी, तो ये जनाब 5,40,000 लेबर आवर्स आ गए। ये यहीं वर्किंग 2 होगी। ऐसे ही वर्किंग 1 आपने करनी थी। वर्किंग 1 1 जमा 2 जमा 3 जमा सारे लिख लें। कितना जी, 520, अच्छा सॉरी 520,000। ठीक है, अब मेरे पे भी रिजल्ट का प्रेशर आया है ना। अच्छा, सचमुच आप लोगों के साथ पूरा हिस्सा होता है, हम लोग भी टेंशन में होते हैं मतलब, लेकिन मैं वैसे टेंशन में होता हूँ पेपर के दिन। पेपर जिन देख लेता हूँ उस दिन मेरी टेंशन तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पेपर में जो पढ़ाया हुआ वो आ गया, बस ठीक है, इनफ होता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जज्बा खैर सगाली के तौर पे ये दिन भी साथ जो है वो बंदे को होती है टेंशन। बच्चा तो नहीं है ना जिसका रिज़ल्ट आना है, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट पेपर वाले दिन मेरा तो रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन आप लोगों का रिज़ल्ट भी तो देखो, खुशी होगी तो खुशी भी होगी, किसी को दुख होगा, अल्लाह ना करे तो उसके साथ दुख भी होता है बंदे को, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेशर चलो थोड़ा सा होगा शायद। जी क्या आंसर आ रहा है, ₹18.25 पर लेबर आवर।
अच्छा, उसके बाद अब 5 मिनट रह गए हैं, तो ये बन सकता है, ये हमारा टेबल बन सकता है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3 है। एक्टिविटी वाइज हमने निकालना होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसके बाद क्या है जी? अल्फा, ब्रावो ते चार्ली। काफ़ी सारी कॉस्ट दे दी गई थी जी हमें, जुल्म की इंतहा हुई हम पर। चलो जी, ये वखरा हूँ रोला जी। और उसके बाद जितना हो गया फिर आगे बढ़ा लेंगे ना, कल बढ़ा लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। टाइम बेटा हो गया है, मुझे पता है टाइम, अब तो वाकई टाइम हो गया, आज तो टाइम एकदम ही हो गया है। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।